नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है कि कैसे एक देश जो हमेशा से शांति की बात करता आया, उसने दुनिया की नजरों से छिपकर वो हथियार बना लिया जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हिम्मत की, धोखे की और एक बहुत ऊंचे दाव वाले जियोपॉलिटिकल खेल की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि एक देश जिसकी पहचान ही अहिंसा और शांति से जुड़ी हो, उसने आखिर दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाने का फैसला लिया तो क्यों लिया? बस यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी की जड़ में हमें ले जाएगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मई 1998 से। दुनिया अपनी ही धुन में चल रही थी और इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि भारत के तपते रेगिस्तान के नीचे इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। 11 और 13 मई को पोखरन की जमीन एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाकों से हिल गई। ये कोई मामूली भूकंप के झटके नहीं थे, नहीं, ये तो दुनिया के लिए भारत का ऐलान था कि अब हम एक परमाणु शक्ति हैं। और इस एक ऐलान ने वॉशिंगटन से लेके बीजिंग तक हर जगह खलबली मचा दी। और देखिए इस ऑपरेशन का तरीका। 11 मई को एक नहीं 3 टेस्ट किए गए। दुनिया अभी इस झटके से संभल ही रही थी कि ठीक 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और टेस्ट करके ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये कोई तुक्का नहीं था। ये एक सोची समझी और पूरी तरह से विकसित की गई क्षमता थी। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी, मतलब अमेरिका की CIA, जिसकी सैटेलाइट्स आसमान से पोखरण पर लगातार नजरें गड़ाए हुए थी, उन्हें इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने इतना बड़ा जोखिम उठाया ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और उस दौर के जियोपॉलिटिकल दबाव को समझना होगा जिसने भारत को इस रास्ते पर आने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं रह गया था, बल्कि ये दुनिया में ताकत की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका था। एक एक करके अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गए। लेकिन भारत के लिए असली खतरे की घंटी बजी 1964 में, जब उसके पड़ोसी और प्रतिद्वंदी चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अब भारत एक मुश्किल चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ कागजों पर उसकी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और शांति की थी, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये थी कि वो ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ था जिनके पास या तो न्यूक्लियर हथियार थे या फिर जो उससे दुश्मनी रखते थे। और ये खतरे सिर्फ कागजी नहीं थे, बिल्कुल असली थे। 1962 में चीन से युद्ध में हार, फिर चीन का न्यूक्लियर पावर बनना और पाकिस्तान के साथ तो लगातार युद्ध चल ही रहे थे। हद तो तब हो गई जब 1971 में अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी तक आ पहुंचे। उस वक्त तो सोवियत संघ ने आकर उन्हें रोक लिया, लेकिन इन सब घटनाओं ने भारत के नेताओं को ये यकीन दिला दिया कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो एक न्यूक्लियर ढाल का होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं खतरों का जवाब देने के लिए भारत ने अपना पहला कदम बढ़ाया, लेकिन इस कदम की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। साल था 1974। प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी और उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारा इरादा गलत नहीं है, इससे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया गया और कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। संदेश साफ था, हम ये कर सकते हैं। और जैसे ही टेस्ट सफल हुआ, प्रधानमंत्री को एक छोटा मगर बहुत शक्तिशाली संदेश भेजा गया, बुद्ध मुस्कुराए हैं। ये पल भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन दुनिया बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने तो भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। खासकर कनाडा को बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ, क्योंकि टेस्ट में जो प्लूटोनियम इस्तेमाल हुआ था वो उन्हीं के दिए गए रिएक्टर से निकला था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग अकेला छोड़ दिया गया था। और इसी माहौल में एक संधि आई थी जिसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, यानी NPT। इसका सौदा बड़ा सीधा था, भाई जिनके पास परमाणु बम है वे इसे किसी और को नहीं देंगे और जिनके पास नहीं है वे इसे कभी बनाएंगे भी नहीं। भारत ने इसे सरासर भेदभाव माना, एक तरह का न्यूक्लियर रंग भेद, और ये कहकर इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। अब चलिए सीधे चलते हैं 1990 के दशक में,
1974 के अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सबक लेकर भारत ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार ऐसी गोपनीयता के साथ जो पहले कभी नहीं देखी गई। असल में 1998 से पहले 1995 में भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने इसकी तैयारी को पकड़ लिया और फिर डिप्लोमैटिक दबाव के चलते भारत को पीछे हटना पड़ा। इस नाकामी ने एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया कि अगली बार अगर कामयाब होना है तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकनी ही पड़ेगी। और जो प्लान बना वो किसी हॉलीवुड की जासूसी फिल्म से कम नहीं था। हमारे वैज्ञानिक आर्मी की वर्दी पहनकर काम करते थे ताकि कोई पहचान ही ना सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा बड़ा काम रात के अंधेरे में होता था, जब अमेरिकी सैटेलाइट्स देख नहीं पाती थीं, और जैसे ही सैटेलाइट के गुजरने का टाइम होता, हर चीज को छिपा दिया जाता था। तारों और गड्ढों को रेत से ऐसे ढका जाता था मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस हैरतअंगेज धोखे के बाद 1998 के टेस्ट कामयाब रहे, और अब वक्त था दुनिया का सामना करने का। परीक्षणों के फौरन बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस के सामने आकर एक ऐतिहासिक ऐलान किया कि भारत अब एक पूर्ण परमाणु शक्ति है, और उन्होंने दुनिया को साफ साफ बताया कि आखिर ये कदम उठाना क्यों पड़ा। भारत का तर्क बिल्कुल साफ था, जैसा कि इस बयान में भी दिखता है। संदेश ये था कि देखिए, भारत का इतिहास शांति का रहा है। हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया। ये हथियार किसी पर चढ़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए है, ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत पर परमाणु हमला करने की हिम्मत ना कर सके। तो जब दुनिया ने भारत पर संधियां तोड़ने का आरोप लगाया, तो भारत का जवाब भी बहुत सूझबूझ भरा था। कहा गया कि सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि हवा, पानी या अंतरिक्ष में टेस्ट पर रोक लगाती है। हमारे टेस्ट तो जमीन के नीचे हुए थे, और जहां तक एनपीटी की बात है तो हमने उस भेदभाव भरी संधि पर तो कभी दस्तखत ही नहीं किए। मतलब तकनीकी तौर पर भारत ने ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा जिसे उसने मानने का वादा किया हो। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होती है। भारत ने ये कदम अपनी सुरक्षा के लिए उठाया, ये बात साफ है, लेकिन क्या परमाणु हथियार वाकई में शांति की गारंटी है, या फिर ये दुनिया को एक स्थायी खतरे के साए में जीने पर मजबूर करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद आज भी पूरी दुनिया मिलकर ढूंढ रही है।